बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में जो अपना पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भारतीय विदेश नीति भारतीय विदेश नीति के बारे में बताना शुरू किया था। उसके डायनामिक्स क्या क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आदर्श, प्रमुख सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव्स इत्यादि क्या क्या है। और इस संबंध में मैंने विस्तार से ये भी बताया था कि भारत की विदेश नीति जो है वो उसका निर्माण कैसे आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले के अपने राष्ट्रीय आदर्श जो है उसके आधार पर हुआ था। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार भारत आज़ादी से पूर्व ही उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के विरुद्ध था और किस प्रकार आज़ादी के बाद उसने ऐसे ही जो अफ्रीका, एशिया के देश जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे उनके पक्ष में खड़ा हुआ। और चाहे वो रंगभेद का मसला हो या फिलिस्तीन का मसला हो या कहीं नस्लवाद हो, उपनिवेशवाद हो, भारत ने हर जगह अपने स्तर पर इस तरह का सिद्धांत स्टैंड लिया और इसलिए भारत ने बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भारत के संविधान के नीति निष्ठ तत्व वाले भाग में अनुच्छेद 51 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द बनाने का एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान का एक निर्देश दिया गया भारतीय राज्य को संविधान के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ा आधार बना भारतीय विदेश नीति के निर्माण में। तो ये चीजें अपन एक बार स्पष्ट कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब हम ये भी समझने का प्रयास करें कि इससे पहले कि मैं आपको भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व एक अलग प्रश्न के रूप में आता है उसके बारे में आगे बताऊं, ये मैं स्पष्ट करूंगा कि भारतीय विदेश नीति किसी भी अन्य विदेश नीति की भांति भारतीय विदेश नीति में के भी बहुत सारे निर्धारक तत्व थे, चाहे वो कंटेम्प्रेरी समसामयिक हो या ऐतिहासिक हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस समय भारतीय विदेश नीति नवोदित राष्ट्र के रूप में भारतीय विदेश नीति का निर्माण हो रहा था, उस समय दुनिया एक शीत युद्ध की चपेट में आ चुकी थी और उस शीत युद्ध का जो वातावरण था, शीत युद्ध का जो संपूर्ण वैश्विक आवरण था, उसका प्रभाव लगभग दुनिया के सभी देशों पर की विदेश नीति निर्धारण में पड़ा और भारत की विदेश नीति निर्धारण में भी इसका बहुत योगदान रहा है, उसका प्रभाव। तो उसको ध्यान में रखकर ही आगे की स्थितियां बनती है भारतीय विदेश नीति की। इसलिए शीत युद्ध को अपने बैकअप द माइंड रखना होगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, 1945 में 46 में शीत युद्ध शुरू हो चुका था। तो उसके बाद से 1990 तक का जो कालखंड रहा है वो शीत युद्ध का काल रहा दुनिया में और उसमें भारतीय विदेश नीति को उससे जूझना पड़ा, उसके अनुरूप उसके चैलेंजेस, उसकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ा। इसलिए हमें ये देखना होगा जो विदेश नीति है वो कई कारणों से बनती है और जो अपने बड़े एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं वीपी दत्त, उनके अनुसार तो ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन यानी ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर भारतीय विदेश नीति के निर्माण में का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार अनेक प्रकार के तत्व भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रहे हैं। एक एक करके उनको देखने का प्रयास करें। सबसे पहले भौगोलिक तत्व है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि कुल मिलाकर जिसको हम ये भी कहते हैं कि ज्योग्राफिकल लैंडस्केप और पूरी भौगोलिक स्थिति है ना, ये इसका प्रभाव किसी भी देश के विदेश नीति पे पड़ता है। बहुत बड़ा देश है तो उसको बहुत सारी लंबी चौड़ी सीमाएं होंगी, उसकी कई देशों के साथ सीमाएं होंगी, जैसा कि भारत के साथ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सीमाएं हैं इतने सारे देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय जल और थल सीमा है। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैं बता दूं, भारत की जो सीमा थल सीमा लगती है, उसके अतिरिक्त भारत की मरीन बाउंड्री यानी कि भारत की जो समुद्रिक सीमा है वो इंडोनेशिया से भी लगती है। तो इतना लंबा चौड़ा है, उसका असर पड़ता है। इसलिए जो भौगोलिक स्थितियां है, भारत की लंबी सीमा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, इधर म्यांमार से लेकर इधर
श्रीलंका के साथ, इधर नेपाल, तो बहुत बड़ी सीमा है। उसको कैसे सुरक्षित रखना है, उसको कैसे उसको डील करना है, वो ध्यान में आता है। और इसलिए भौगोलिक जो स्थिति है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए नेपोलियन ने कहा भी था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा ही निर्धारित होती है। भूगोल में सिर्फ आपकी बाउंड्री नहीं आती है, भूगोल में जो है वो आपके कुल मिलाकर संसाधन भी आते हैं। संसाधन मतलब दोनों ही, एक 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 प्राकृतिक संसाधन और एक जो मानव संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास उपलब्ध खनिज पदार्थ, आपके पास उपलब्ध जल शक्ति, नदियां, समुद्र, और ये जो है ना ऊर्जा, ये जो है प्राकृतिक संसाधन, ये आपके पास खेती की जगह, आपकी कृषि उत्पादन, आपकी कृषि संपदा, आपका वन क्षेत्र है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भौगोलिक नीति के निर्धारण में, क्योंकि अंततः समृद्धि उससे बनती है। और हम जानते हैं खासकर आज के युग में, अगर हम 21वीं शताब्दी पे आए तो जो संपदा है वो एक प्रकार से डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद आर्थिक विश्व आर्थिक एकीकरण की जब विश्व की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी संपदा, हमारी समृद्धि तो बहुत मायने है इसके, और ये भौगोलिक संसाधन से ही तय होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में ऊर्जा बहुत जरूरी है, और हम जानते हैं कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है वो अपने थर्मल है, कोयला है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम की वजह से अगर बहुत ज्यादा आयात करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आपकी गैर पारंपरिक स्रोत जो ऊर्जा के हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो, हाइडल प्रोजेक्ट्स हो, वो उसका बड़ा महत्व है। तो भूगोल का जो है वो बहुत बहुत बड़ा योगदान है। लंबी जो समुद्री सीमा होती है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके नौसैनिक का तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी भूमिका भूगोल की रही है। आप इसके विभिन्न पहलुओं पर जाए, हिमालय अब लंबे समय तक और आज भी हिमालय एक नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल प्रोटेक्शन भी है ना। चीन के साथ लंबी सीमा हमारी है हिमालय के क्षेत्र में। तो एक वो जो है भौगोलिक स्थिति, उसका बहुत बड़ा संबंध है अपनी विदेश नीति के निर्धारण। इसी से संबंधित दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन की चर्चा की मैंने, मानव संसाधन। अब 100 मतलब ये कहते हैं कि 130 मिलियन यानी मतलब 1 अरब 30 करोड़ देश की आबादी है। तो ये अपने आप में संसाधन है। कई लोग इसको बोझ मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये संसाधन है, मानव संसाधन है। हर व्यक्ति के 2 हाथ, तो आप मान के चलिए कि 260 करोड़ है ना आपके पास हाथ, वर्किंग हैंड है, और इतना ही विकसित मस्तिष्क। इसलिए भारत जो है वो इतना संसाधन, मानव संसाधन से परिपूर्ण है कि विकास की असीमित संभावनाएं है। इसका अगर सदुपयोग हो, इसको सही ढंग से टैप किया जाए, तो हम देखते हैं कि दुनिया के कई क्षेत्रों में, कई जगह भारत ही अपना परचम लहरा रहा है। तो क्यों ना भारत का भी अच्छा से विकास हो, और इसलिए वो जो विकास होगा तो वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगा, हम शक्ति के रूप में उभरेंगे, है ना। इसलिए वो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे खनिज हो या नदियां हो या और भी कुछ हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो मानव संसाधन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भौगोलिक तत्व के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत बड़ी भूमिका इसकी विदेश नीति निर्धारण में रही है। तीसरा तत्व है वो है विचारधाराओं का प्रभाव, वैचारिक प्रभाव। अब वैचारिक प्रभाव तो बहुत रहता है। शीत युद्ध के युग में तो हम देखते हैं कि दुनिया जब 2 खेमों में विभाजित थी, पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट, उस दरमियान पूरे वैचारिक स्तर से ही सभी देशों की, ज्यादातर देशों की भी विदेश नीतियां तय होती थी, आपसी संबंध तय होते थे, सैन्य गुटबंदी उसी हिसाब से होती थी, है ना, लड़ाइयां उसी हिसाब से होती थी। तो इसलिए ये जो है
विचारधारा का प्रभाव रहता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भी जो भारत की अपनी एक भारतीय शांतिवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, परस्पर सहिष्णुता का की विचारधारा है, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए जो पंचशील का समझौता था चीन के साथ भारत का, वह भी इससे ही प्रेरित था। जो अनुच्छेद 51 में जो वर्णित है नीति निर्देशक तत्व के चैप्टर में, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, समन्वय, कानूनों का सम्मान, वह भी इससे ही प्रेरित है। और उसके अनुसार ही भारत ने अपनी विदेश नीति तय की। भारत ने उपनिवेशवाद का विरोध किया, भारत ने रंगभेद का विरोध किया, भारत ने आर्थिक शोषण का विरोध किया, नियो की मांग की, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। तदनुसार दक्षिण दक्षिण सहयोग की ओर गया भारत। तदनुसार भारत ने उत्तर दक्षिण संवाद को प्रेरित किया। तदनुसार भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, है ना। फिर सार्क, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये जो है विचारधाराओं का शांतिवादी, शांति और विकास, परस्पर सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम कम से कम ये जानते हैं कि हम शीत युद्ध के दौर में भी ना तो हम पूंजीवादी गुट में शामिल हुए, ना ही हम साम्यवादी गुट में शामिल हुए, ना ही हमने पूंजीवादी ना ही साम्यवादी विचारधारा को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया, बल्कि हमारी विदेश नीति का आधार तो, मूल आधार तो निश्चित रूप से हमारी स्वयं की अपनी जो शांतिवादी, गांधीवादी विचारधारा रही है, वही रही है ना। और इसी से प्रेरित होकर मानवतावादी कारणों से ही हमने विश्व के अनेक संघर्षों को, मानवीय संघर्षों को हमने सहायता भी की। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भी मानवीय प्रयासों को सपोर्ट किया है। ठीक है, एक है। फिर चौथा जो तत्व है एक, वो है शीत युद्ध और वैश्विक ध्रुवीकरण। इसकी बड़ी भूमिका रही भारत की विदेश नीति निर्धारण में। मैंने अभी शुरू में कहा था कि शीत युद्ध का प्रभाव तो हम इग्नोर नहीं कर सकते भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में, 47 से लेकर बाद तक। और जो विश्व गुटों में बटा, विश्व का ध्रुवीकरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ही जब भारत को लगा कि अगर गुट में शामिल हो जाएंगे शायद हमारा विकास प्रभावित होगा, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारे संसाधन बहुत सीमित थे, तो हमको विकास को प्राथमिकता देनी थी। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत ने अपने विकास को प्राथमिकता दी। और इन दोनों गुटों के बीच में जो तनाव था उसको भी कम करने के भरसक बहुत प्रयास किए भारत ने। और हम देखते हैं कि इसी कारण भारत निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में भी काफी आगे रहा, काफी भारत ने अपना ये किया, इस पे जोर दिया। तो जो वैश्विक ध्रुवीकरण, गुटबंदी और शीत युद्ध था, उसका प्रभाव भारत के ऊपर, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में काफी पड़ा है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ इम्पोर्टेंट तत्व है जो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में है, उसकी चर्चा में अगले व्याख्यान में